नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसी 5 बातें बताऊंगा, चाहे आप प्रोफेशनल हो या फिर बिल्कुल बिगिनर हो। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, चाहे आप एफडी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में या फिर किसी कंपनी के एफडीज में कहीं भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो ये 5 क्वेश्चन अपने आप से पूछना। ये आप लोगों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशनल एडवाइजर से जाओगे पूछने के लिए तो ये 5 चीज़ें आप लोगों से पूछता है। तो मैं आपको कहूँगा कि इन 5 चीज़ों का आप खुद से ध्यान रख करके एक एडवाइजरी की बड़ी कॉस्ट भी बचा सकते हो। काफ़ी सिंपल होता है इन्वेस्टमेंट। बस इन 5 चीज़ों को ध्यान में रखोगे ना, तो हर एक चीज़ सिंपल होगी, हर एक चीज़ आसान होगी। वो वॉरेन बफेट कहते हैं ना कि आप लोगों का रिस्क वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब आप लोग इन्वेस्टमेंट को जानते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए ये 5 चेकलिस्ट हैं। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल होगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जो आप लोग बढ़ रहे हो वो आप लोग सही तरीके से कर पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैंने जो पहली चेकलिस्ट आप लोगों के लिए रखी है वो ये है कि आप अपने आप से पूछो कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। इन्वेस्टमेंट गोल कई तरीके के होते हैं, जैसे कि ये एक मेरा माइक खरीदना है ना, अगर ये माइक 50,000 का है, 1 लाख रुपए का है, तो मुझे कुछ पैसे बचाने होंगे, कुछ सेव करने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मेरी सैलरी आई 1 लाख रुपए और मैंने ये माइक ला करके धर लिया, अब बाकी का सारा खर्चा चला गया। तो इस तरह से मेरी एक गोल क्रिएशन हुई। ये मुझे एक माइक खरीदना है, ये मेरा एक गोल क्रिएट हुआ। या फिर मुझे एक कार लेनी है, या फिर मुझे KTM बाइक लेनी है, ठीक है, या फिर कोई नई एक्टिवा की स्कूटी आई है, मुझे वो लेनी है। तो ये एक छोटे मोटे गोल्स हैं। अब दूसरा गोल जो लॉन्ग टर्म के गोल है, अब मान लीजिए कि मुझे 3.5 लाख का PC बिल्ड करवाना है, जो कि थोड़ा सा समय लगेगा, जो कि 2 साल 3 साल लग सकता है। या फिर मुझे एक घर की डाउन पेमेंट करनी है, उसके लिए 5 साल चाहिए मुझे। अभी मैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उस हिसाब से करूंगा। या फिर मेरा जो और उससे बड़ा गोल आएगा कि मेरा अभी बच्चा है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी पढ़ाई मुझे करवानी है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक गोल बन गया। अब मुझे रिटायरमेंट के लिए जाना है, यानी कि बच्चे से भी एक बड़ा गोल निकल करके आया, जो कि 60 साल, 55 साल, 50 साल, जो भी आप लोग रिटायरमेंट एज अपनी मानते हो, तो उसके लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इस तरह से आप सबसे पहले अपने गोल्स को डिसाइड करो। उसके बाद आपका आता है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन, कि इन गोल्स के लिए हम लोग कहां पे इन्वेस्ट करें। तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आप लोगों को बता देता हूं, और सभी में मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों के शॉर्ट टर्म के गोल हैं, जैसे कि मुझे ये माइक खरीदना है, तो मेरा गोल क्लियर है कि मुझे ये माइक कितने में आता है, ठीक है। ये माइक आएगा मुझे 6 महीने बाद भी 1 लाख रुपए का रहेगा, 1 साल बाद भी 1 लाख रुपए रहेगा। अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनेज कर लूंगा। यानी कि ये कॉस्ट, आप लोगों को एक फिक्स्ड कॉस्ट पता है कि मुझे इस माइक के लिए कॉस्ट क्या देनी है। तो आप लोगों का यहाँ पे वोलेटिलिटी नहीं चाहिए। अब मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में पैसा डाल के रखे हो, इसके लिए हो सकता है आपका 1 साल में आ जाए, हो सकता है 2-3 दिन में आपका वो पैसा निकल करके आ जाए आपके माइक के खरीदने भर का। अगर आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में डालते हो सकता है म्यूचुअल फंड आपको बढ़िया रिटर्न दे दे 20-25% का, आपका 2-3 महीने में ही गोल कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या हो, उसी के उलट हो जाए, ठीक है, उसी के उलट हो जाए कि भैया शेयर जो आपने खरीदा था वो डाउन चला गया। अब जो आपने 50,000 रुपए डाले थे, वो उसकी वैल्यू अभी फिलहाल 25,000 रुपए है। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, उसकी वैल्यू 30,000 है, 35,000 रुपए है। तो यहां पे आपका गोल जो है वो कंप्लीट नहीं होगा एट द एंड ऑफ टाइम। तो आपको ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए जो आपको गारंटी टाइप के रिटर्न दे सके। जैसे कि अगर आप लोगों को 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक के कोई भी गोल्स हैं, और आप बिल्कुल उसके लिए सर्टेन हो कि हाँ मुझे इतने अमाउंट की और इसी की जरूरत है, तो आपको डेफिनेटली फिक्स डिपॉजिट की तरफ जाना चाहिए। या फिर आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो, जो कि डेब्ट फंड की कैटेगरी है, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड, जिसमें लिक्विड फंड्स वगैरह आते हैं। तो इस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो अपने गोल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि गोल हमारा है कि जो भी गोल है वो किस तरह से अचीव होगा, और उसके लिए मुझे कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और
मीडियम टर्म वाले गोल, ये आप लोग डिसाइड करिएगा। दूसरा कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कई बार लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के लिए आते हैं कि सर इस स्टॉक को थोड़ा रिव्यू कर दीजिए, मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, क्या ये स्टॉक जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो मैं उनके लिए करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको पूरा अपना समय दे पाऊँ, लेकिन बहुत से लोगों के मैं समय नहीं दे पाता हूँ, तो उनके लिए भी मैंने कुछ सोच के रखा है। बाकी कई लोग जो मैसेजेस करते हैं ना, वो कहते हैं कि सर आप कुछ एक पेड सर्विस स्टार्ट कर दो जिससे कि हम लोग आपसे डायरेक्टली जुड़ सके और इतना वेट ना करना पड़े, थोड़ा सा हम लोगों को एक्स्ट्रा मिले। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना कि चलो इसके लिए बाद में प्लान करते हैं। फिलहाल अभी जो हम लोग टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी पे हम लोग बात करते हैं कि आपको ध्यान में रखना है कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वॉरेन बफेट ने क्या कहा था कि आपका रिस्क वहीं से स्टार्ट होता है जब आप अपना पैसा वहां डालते हो जहां पे आपको खबर ही नहीं है कि एक्चुअल में वो है क्या चीज, वो इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके साथ क्या क्या रिस्क जुड़े हुए हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के पिछले महीने मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए। डोज कॉइन काफी तगड़ा गया था, तो डोज कॉइन को लेकर के उन लोगों को लग रहा था कि नेक्स्ट बिटकॉइन ये बन सकता है, ठीक है। तो बहुत से धड़ल्ले से लोगों ने इन्वेस्ट करा और हुआ क्या कि डोज नीचे चला आया, ठीक है। आपने देखा होगा कि कहाँ 52 रुपए गया था और इस समय वो 25-26 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग भी उस समय इन्वेस्ट किए होंगे सोचे होंगे चलो बिटकॉइन है और बिटकॉइन जैसा ये हो सकता है, इसको इलॉन मस्क ने सपोर्ट किया है, मे बी ही विल एक्सेप्ट द पेमेंट गो टू द मून वगैरह, इस तरह के सब नारे वारे आए सब इसके लिए डोज को लेकर के। लेकिन हुआ क्या है कि पूरा डाउन चला गया। अब जो लोग भी नए इन्वेस्टर होंगे जिनको नहीं पता होगा तो उनको एक गंदा सा फीडबैक मिला होगा कि भैया ये क्रिप्टो करेंसीज वगैरह बिल्कुल जुआ है। लेकिन जो लोग समझदार होंगे वो इसको समझ पाए होंगे कि जो डोज कॉइन की कह लो कि ब्लॉकचेन है वो किस पे काम करता है। तो उस पे वो लोगों ने समझा और उस चीज को समझ करके अपना उतना ही पैसा डाला जितनी उसकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समझना होगा। जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज में बिटकॉइन है, किसको ज़्यादा आप बिटकॉइन जितने मार्केट में चल रहे हैं उससे ज़्यादा उनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, नए बिटकॉइन करेंसीज की तरह नहीं बनाया जा सकता। लेकिन डोज को बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, इथेरियम को बनाए जा सकते हैं, और ये एक ट्वीट पे चल रहा था। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा उसमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है जहां से आप लोग सुबह उठ के देखते हो तो आपके जो लाख रुपए हैं वो करोड़ रुपए बन गए हैं और जो आपके लाख रुपए हैं वो 10,000 रुपए बन गए हैं। तो आपको सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट को समझ करके उसके अंदर क्या चल रहा है तब जा करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको रिस्क टॉलरेंस को समझना। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना वीडियो, क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा डीप में जाने की मेरी आदत है। किसी भी टॉपिक में अगर डीप में जाता हूं तभी मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ एक्चुअल में मैंने आपको वो चीज़ें दी हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट थर्ड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं भी इन्वेस्ट करें तो आप अपनी रिस्क टॉलरेंस को देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया गोल्स को, ठीक है, गोल्स को मैंने क्या बताया कि उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो कि कहां पे आपको पैसा डालना है, कितना पैसा डालना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है। अगर आपसे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के गोल हैं तो उसी तरह से आपका जो भी रिस्क है वो आपके गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, अगर आपका रिटायरमेंट गोल भी है तो आप कितना सहन कर सकते हो, आपकी कितनी क्षमता है कि आप उतना बियर कर सकते हो, उतना रिस्क आप बियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख करके ही अपने इन्वेस्टमेंट को कहीं भी करना। और जैसे कि इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो रिस्क टॉलरेंस में कहाँ आ जाता है, जैसे कि आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है तो अब यहाँ पे आप कितना टॉलरेट कर सकते हो अपने साथ। आप ये कर सकते हो कि हमारा जो पैसा है वो एटलीस्ट आपको 6 से 7% या फिर उससे ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दे। इतना तो आना ही चाहिए एटलीस्ट। जो मैं पैसा सेव कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए वो इन्फ्लेशन को बीट करता जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी इन्फ्लेशन वाली वीडियो में कि एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन है वो 10% तक बढ़ा है। तो एटलीस्ट आप ओवरऑल जो एवरेज इन्फ्लेशन चल रहा है आपको ऐसी जगह पैसा डालना होगा जो आपको एटलीस्ट 6 से 7% तक का रिटर्न बना करके दे, ठीक है। जिससे कि आपके आने वाले 15 से 20 सालों में एटलीस्ट जो आपने पैसा डाला है वो आपका सिक्योर्ड रहे और उस पैसों की वैल्यू जो अभी है वो भी आने वाले के समय में रहे, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हो। कहीं आप ऐसे शेयर्स में ना डाल लो पैसे या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे ना डाल दो कि वो फिर वहां से कम हो जाए या फिर वो उतने रिटर्न ना दिला पाए। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अच्छी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। अच्छे फंडामेंटल के साथ इन्वेस्ट वो स्टॉक होना चाहिए। साथ ही
अगर आप म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो स्मॉल कैप से बचना चाहिए। स्मॉल कैप बहुत अच्छे पोटेंशियल रखते हैं आपको रिटर्न दिलाने की, लेकिन उतनी ही ज़्यादा रिस्क रखते हैं। तो कभी भी बच्चों के एजुकेशन के लिए प्लान करना है तो आप स्मॉल कैप फंड्स के साथ मत करना, वरना फ्यूचर में चल के मे भी आपको बेहतर रिटर्न मिल जाए, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ से आपको थोड़ा सा परेशानी हो सके या फिर रिस्क कह लीजिए ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप लोग अपने रिस्क वगैरह को डिसाइड कर सकते हो। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग कभी भी स्मॉल कैप फंड के साथ मत करना, मिड कैप फंड को भी अवॉइड कर सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप मिड कैप को चूज कर सकते हो, लार्ज कैप को या फिर ब्लू चिप फंड को या फिर इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हो। मिड और स्मॉल कैप से दूर रहना, और ऐसे बहुत सारे फंड आते हैं जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जिसमें कि रिटायरमेंट होता है, आपके बच्चों की प्लानिंग होती है और कुछ गोल्स के लिए जिस पे आप लोग रिस्क ले सकते हो। वो थोड़ा सा आपका पैसा एक्स्ट्रा होता है जो सेव करते हो, तो उस पर आप स्मॉल कैप मिड कैप को भी ले सकते हो, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा इधर उधर भी घूम जा सके। अब वही नेक्स्ट चीज है दोस्तों की डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, कि आपका जो पैसा है वो एक्चुअल में डाइवर्सिफाई है कि नहीं। कई बार क्या होता है ना कि हम डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ओवर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। मैं इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहां पे बहुत से लोग फंसते हैं। क्योंकि जितने भी मेरे पास म्यूचुअल फंड आते हैं या फिर जितने भी पोर्टफोलियो आते हैं रिव्यू करने के लिए, वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं। ठीक है, उनको ये समझ ही नहीं होती है कि आखिर हमने इसमें पैसा क्यों डाला है। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे पूरा गुड़ गोबर करके रखा होता है। तो एक छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को बता दूं कि डाइवर्सिफिकेशन को किस तरह से ध्यान में रखा जा सकता है। तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास एक से ज़्यादा कोई भी कैटेगरी के फंड नहीं होने चाहिए। जैसे कि लार्ज कैप में आपने इन्वेस्ट करा है तो लार्ज कैप का और कोई फंड आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जो फंड मैनेजर हैं वो हर लार्ज कैप को शामिल करते हैं। आप किसी के भी पोर्टफोलियो को उठा करके देख लो, उसी तरह से कई लोग दो दो स्मॉल कैप, तीन तीन स्मॉल कैप लेकर के बैठे होते हैं, और तीन चार इंडेक्स फंड लेकर के बैठे होते हैं कि मैंने कहा था इसलिए इन्वेस्ट किया है आपने। तो भाई मैंने कहा था इन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए अपने गोल्स के लिए। अब मैंने ये तो ही ना कहा था कि आप तीन चार इंडेक्स फंड में ही पैसा डाल के रख दो। किसी ने निपॉन के कर रखा था तो किसी ने मोतीलाल ओसवाल, तो इस तरह के पोर्टफोलियो आते रहते हैं मेरे पास, तो मैं उनको मदद करता हूँ। ये हंसने वाली बात नहीं है, इट जस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, वो निकल जाता है। लेकिन दिस इज नॉट अ जोक, क्योंकि उनको इसके बारे में पता नहीं है डाइवर्सिफाइड किस तरह से किया जाए, क्या किया जाए। इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। बाकी कई लोग जो पूछ रहे थे ना कि मैं किस तरह से आपकी मदद करूँ, तो आप क्या कर सकते हो ना कि यहाँ पे आप अपने जो भी डोनेट करना चाहते हो कर सकते हो, और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन करके मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो। बस ये आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा प्यार होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। ये तो एक छोटा सा पार्ट था कि डाइवर्सिफिकेशन आप लोग बहुत ज़्यादा कर देते हो तो आपके वो पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन को अगर आप लोग गोल्ड इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट को समझो, ठीक है। आप लोग फिक्स डिपॉजिट को भी देख सकते हो। फिक्स डिपॉजिट एक फिक्स्ड गारंटी रिटर्न देता है, तो वो तो अलग मैटर है। लेकिन अगर हम लोग एसेट क्लास को देखते हैं, जैसे कि इक्विटी हो गया और आपका गोल्ड और रियल एस्टेट हो गया, तो गोल्ड और इक्विटी को अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो 2000 से लेकर के 2002 में देखोगे तो गोल्ड और इक्विटी का इन्वेस्टमेंट इस तरह से रहा है। गोल्ड ने इस तरह के रिटर्न दिए तो इक्विटी ने इस तरह के रिटर्न दिए हैं। वहीं पे अगर आप लोग कुछ और आगे बढ़ते हो तो जहां पे आप लोगों के इक्विटी ने गंदे रिटर्न दिए तो वहीं पे गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए। अगर आप रिसेंट एग्जांपल देखते हो 2020 का, अगर मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं तो ये आप लोगों के सामने, इससे आप लोग भली भांति परिचित हो कि जहां पे शेयर मार्केट अगर मिड के 6 महीने तक के बात करते हो, यानी कि 6 माही तक की बात करते हो, तो नेगेटिव था। वहीं पे गोल्ड क्या था, पॉजिटिव था, जो कि 40+ था। वहीं पे 2020 खत्म होते होते लगभग इक्विटी ने 13% तक के रिटर्न को मेंटेन किया और गोल्ड ने वहीं पे बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए अपने इन्वेस्टर्स को। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के माइनस पॉजिटिव की तरफ हैं, ठीक है। यानी कि एक नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर की तरफ जाता है, और दूसरा अगर नीचे आता है तो पहला ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि कहीं भी आपका पैसा एक जगह पड़ा हो, अब पता चला आपने ढेर सारा पैसा इक्विटी में ही डाल कर गए, इक्विटी में क्रैश आ गया, अब आपको पैसे की जरूरत पड़ी, अगर आप उस क्रैश में पैसे को निकालोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि दूसरी जगह से, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, दूसरे बास्केट से पैसा निकाल करके उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आप उस समय गोल्ड से पैसा निकाल करके यूज कर सकते थे, क्योंकि गोल्ड आपको नुकसान नहीं करा रहा था, अच्छे रिटर्न निकाल करके। उसी तरह से अगर आपको पैसे की जरूरत
पड़ती है तो गोल्ड को ना छू करके, गोल्ड डाउन है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना पैसा थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हो। बाकी डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे मेथड है, ये केवल 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इन्वेस्टिंग के। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग ये क्या होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, आप लोग जरा ध्यान में रखना। कई बार जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं और जो न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और उन्हें लगता है कि भैया हम तो सब कुछ जान गए हैं, आपने थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड की एनालिसिस सीख ली, आपने थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस सीख ली, तो अपने आप को तुर्रम खां समझने लगते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग को ये नहीं समझते हैं। क्योंकि देखो भाई, मैं भी अपने आप को तुर्रम खां समझता था, लेकिन जब भी आप लोग बड़ा फटका खाते हो या फिर मार्केट जब आप लोगों को सिखाता है ना, तो आप फिर समझ जाते हो कि भैया तुम कुछ नहीं हो। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं हूं, ना ही आप कुछ हैं। अगर आप अपने आप को तुर्रम खा समझते हो तो एक दिन मार्केट आपको सिखा देगा, एक दिन आपका इन्वेस्टमेंट आपको सिखा देगा। इसलिए आप कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो कहीं भी इन्वेस्टमेंट में, ये एडिशनल है। बाकी अगर मैं आपको 5वीं चीज़ की बात करूं और आखिरी चीज़ की, कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को समझना होगा। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर आपको बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि कुल मिलाकर के एक्सपेंस रेशियो के रूप में लिया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को टैक्सेस वगैरह लगते हैं, कैपिटल गेन्स वगैरह लगते हैं। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरा 1 साल में इतना % रिटर्न बन रहा है, क्या मैं अपना पैसा निकाल लूं और दूसरे फंड में डाल दूं फिर वहां से अच्छा रिटर्न बने लगेगा? तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको फिर उस साल के लिए वो कैपिटल गेन देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, फिर वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो टैक्स देना पड़ेगा, प्लस आप लोगों को उसके एक्सपेंस रेशियो वाले चार्जेस देने पड़ेंगे। एग्जिट लोड अगर कोई पड़ता है तो वो भी आप लोगों को देना पड़ेगा। कि म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, अगर आप डेब्ट में भी जाते हो तो वहां भी इस तरह की चीजें पड़ती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके अपने कॉस्ट को समझना होगा। फिक्स डिपॉजिट वगैरह में कोई कॉस्ट तो नहीं होता, हाँ, लेकिन वहाँ भी कॉस्ट है कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट करा रहे हो 6% के रेट पे, आपने 2 साल की 3 साल की फिक्स डिपॉजिट कराई है और उसमें से आप 1 साल बाद पैसा निकालना चाहते हो, यानी प्रीमेच्योर विड्रॉ करना चाहते हो, तो वहाँ पर फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा पेनाल्टी देनी पड़ती है, जो कि आपके इंटरेस्ट रेट पर होती है। 6% का ब्याज था वो 4% या फिर 3% के कैलकुलेशन पर मिलता है, यानी कि जो भी उस पीरियड में ब्याज बन रहा है वो ब्याज आप लोगों को कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि आखिर हमारे इन्वेस्टमेंट में किस तरह के कॉस्ट होंगे जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है तो वहां से आप किस तरह से पैसा निकालोगे, क्या चार्जेस लगेंगे, उसको मैनेज करने के क्या चार्जेस लगेंगे, टैक्सेस क्या लगेंगे, आपके इनकम पे क्या ये जुड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप सही तरीके से पैसे को मैनेज करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये 5 चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, केवल मैं आप लोगों को हेडिंग से रिपीट करूंगा जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। पहला कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं। दूसरा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। चौथा, आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने सही तरीके से डाइवर्सिफिकेशन किया है। पांचवा, आपको पता होना चाहिए क्या आपको पता है कि मुझे वहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का कितना कॉस्ट लगेगा और मुझे लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर मुझे विड्रॉ के कितने कॉस्ट लगेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। बाकी अगर हम लोग इसके पूरे एक फ्रेज की बात करें तो आपको हमेशा कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में सीखिए, समझिए, एटलीस्ट जानिए कि आप अपना पैसा कहाँ पे डाल रहे हो और उसके क्या मायने हैं और वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के आपको समझना होगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे क्या आगे देने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो इसी तरह की और वीडियोज़ देखना चाहते हो, और बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।